हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आप सभी का स्वागत है ज्ञानदा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास उन युवा अधिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम एडीओ की परीक्षा से की जो सिलेबस है और जो आपका प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है उसके कुछ पार्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसमें भी मैं जो ग्रामीण विकास वाला जो पोर्शन है वो डिस्कस करूंगा। मेरा मेनली फोकस रहेगा कि उसका जो सिलेबस है, ओके, और कितने प्रश्न आए हैं, कौन से पोर्शन से, किस योजना से या किस यूनिट से आपके कितने प्रश्न बने हैं, ये सब हम देखेंगे। और जो 2017 में जो पेपर आया है उसको हम डिस्कस करेंगे। मेरा ये मोटो रहेगा कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपको पढ़ना कैसे है, कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको कितने दूर तक पढ़ना है, ठीक है, और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि क्या पढ़ना है, ये नहीं क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। तो जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तब आपको लास्ट में ये फील हो सकता है कि आपको किस हद तक पढ़ना है और कितनी तैयारी करते हुए चलना है। तो सबसे पहले जो मेरे सामने है वो है आपका ग्रामीण विकास, ओके। ये आपका 30 मार्क्स का आएगा और 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उन बच्चों के लिए जिन्हें पेपर के बारे में पता नहीं है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या इसका डिटेल रहेगा पेपर का, तो मैं आपको बता दूं कि आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब 1 मार्क का रहेगा, मतलब आपसे आपका टोटल 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसमें 5 बड़े पोर्शन है, ठीक है, हर एक को इक्वल वेटेज दिया गया है। इस 5 पोर्शन में आपको तीन आप जो पोर्शन है उससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। कौन कौन सा? तो सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। वैसे सामान्य ज्ञान में आपको याद रखना, ध्यान देना है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्लस इंडिया का जो पोर्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारत का जो संविधान है, ठीक है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं, डिस्कस करेंगे हम आगे। और करंट अफेयर, समसामयिकी, इसमें आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि आपका इसमें इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर ये आपसे पूछा गया है। इनमें भी मेनली आपका नियुक्ति से प्रश्न आया है, ठीक है, अपॉइंटमेंट से प्रश्न आया है, आपका खेल से आया है हर बार। व्यापम का जो फेवरेट है वो क्या है, विंबलडन, है ना, इटालियन, ये टेनिस टूर्नामेंट जो है इससे ही प्रश्न बने हैं, तो इसमें भी वो प्रश्न आए हुए हैं। करंट अफेयर में कहीं पे भी आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, ध्यान देंगे, ना ही सिलेबस में डिफाइंड है, ना ही आपका प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ें मेरे को क्या करना है, आज आपको क्लियर करनी है। नेक्स्ट है आपका ये 30 मार्क्स का रहेगा सामान्य ज्ञान, जो मैंने आपको बताया, प्लस 30 मार्क्स का आपका हिंदी रहेगा, ठीक है, हिंदी 30 मार्क्स का रहेगा, प्लस जो 30 मार्क्स का रहेगा पंचायती राज, ये आप जानते हैं। अब जो 2 बड़े पोर्शन आ रहे हैं वो है आपका 30 मार्क्स का जो होने वाला है, 30 मार्क्स का ग्रामीण विकास और 30 मार्क्स का आपका आजीविका, ओके। टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका ग्रामीण विकास। इसके जो 30 प्रश्न हैं, 30 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो सिलेबस दिया गया है वो क्या है, ठीक है। हमने क्या किया है, जो 2017 का पेपर है उसके जो क्वेश्चन है उसको योजनाओं के अकॉर्डिंग क्या किया है, बाइफरगेट किया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट में जो पहला यूनिट है वो कौन सा है, तो पहले यूनिट में है आपका ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी। यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा गया। सेकेंड यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें योजनाएं दी गई हैं और हर एक योजना नाम से दी गई है, मतलब वेल डिफाइंड है। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ अकेला इस सेकेंड यूनिट से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको अपना फोकस कहाँ रखना है, ठीक है। और भी बातें करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेकेंड यूनिट आपका 16 क्वेश्चन हो गया। थर्ड यूनिट में बात करूं, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट 4, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, ये आपका यूनिट 4 है। इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उस साल के जो इकोनॉमिक सर्वे हैं, बोलने का मतलब 2017 में पेपर हुआ, मतलब 2015
16 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे रिलेट करके पूछा गया, मतलब उसके डाटा को बैंक से रिलेट करके इसमें पूछा गया है। ओके, तो वैसे ही आपको अभी भी थोड़ी सी इन चीज़ों को लेते हुए, नई चीज़ों को अपडेट करते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 सूचना के अधिकार अधिनियम, सिर्फ एक प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है जल ग्रहण प्रबंधन एवं उद्देश्य एवं योजनाएं, इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें से अकेले जो 5 क्वेश्चन है वो सिर्फ वाटर सेट से पूछे गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए ये हमने देखा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका यूनिट 2 है, 16 प्रश्न बने। उस 16 प्रश्नों को यदि हम डिवाइड करें तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मनरेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार जिसके लिए जानी जाती है, इसके क्रियान्वयन के लिए जानी जाती है। हम हमेशा, मतलब छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो मनरेगा के क्रियान्वयन में बहुत आगे रहता है। तो इससे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इससे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इससे 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इससे 1 प्रश्न पूछा गया है। इंदिरा आवास योजना, इससे 2 प्रश्न पूछा गया है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है, ये यूनिट 6 से ही इंटररिलेटेड है। आम आदमी बीमा योजना, इससे 1 प्रश्न, और बीमा योजना से कोई भी इंटररिलेट करके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से पूछा गया है। मतलब उन्हीं योजनाओं से आसपास जो योजना बनती है उससे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों से समझ में आएगा कि कहाँ पे यूनिट में आपको ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मतलब कोई डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आपको किसी भी यूनिट में बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। हर एक को यूनिट को आपको क्या करना है, या मैं आप बोलूँगा कि हर एक टॉपिक को, है ना, आपको क्या करना है, इक्वल वेटेज देते हुए चलना है। किसी में भी आपको ना किसी में भी टॉपिक में आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास का जो आपका पहला प्रश्न है, ये हम 2017 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या है, हम देखते हैं। सबसे पहले जो अभ्यर्थी जो नए हैं, है ना, उन्हें क्या करना है, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न पत्र पढ़ते समय भी कई बार गलतियां हो जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड है वो आपको पकड़ना है, नहीं किया जाता। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों आपका सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है, सोशल ऑडिट इसे बोला जाता है। सोशल ऑडिट क्यों किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, जो सरकार की योजनाएं होती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके उन योजनाओं में अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेहिता लाने के लिए, ठीक है, जनभागीदारी, सामाजिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जो हितग्राही होते हैं उनके द्वारा ही उन चीज़ों का ऑडिट करवाया जाता है। तो यही आपका सोशल ऑडिट। यदि मैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करूं तो पृष्ठभूमि में आपको याद रखना है कि एक बहुत बड़ा संगठन हुआ था 1990 में, जिसका नाम क्या है, मजदूर किसान शक्ति संगठन। इस संगठन ने शक्ति संगठन, ठीक है, इस संगठन ने क्या किया था, एक नारा दिया था, हमारा पैसा, मैं यहां लिख देता हूं, हमारा पैसा हमारा हिसाब। बोलने का मतलब यह है कि इनकी मांग थी कि जो कार्य हुआ है उसके बारे में जानकारी मिले, और इन्हीं संगठन के द्वारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम ले ले या आपका सोशल ऑडिट जैसी चीजें ले ले, है ना, ये कानून बन के सामने आई। तो सामाजिक अंकेक्षण में मैंने पृष्ठभूमि के बारे में बात कर दी। आपको पढ़ना क्या है ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो आपको सामाजिक अंकेक्षण में क्या पढ़ना है, इसकी पृष्ठभूमि पढ़ना है, सामाजिक अंकेक्षण क्या है ये पढ़ना है, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी कैसे करते हैं ये पढ़ना है। ओके, सामाजिक अंकेक्षण दल क्या होता है, उसकी पात्रता क्या होती है, उसकी बैठक कैसे होती है, फोरम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। मतलब आपको ये नहीं मान के चलना है कि सब आपसे सब सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, तैयारी से रिलेट करके पूछा गया है। ठीक है, तैयारी तो मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। तैयारी में इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, 6 चरण में सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें प्रचार प्रसार, मैं आपको सामान्य सा बता रहा हूँ, है ना, क्या क्या प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। ओके, इसके अलावा आपका सबसे पहले एजेंडा जो होती है उसकी घोषणा होती है। एक माह पहले क्या किया जाता है, एजेंडा की घोषणा की जाती है। प्रचार प्रसार, वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाता है, आयोजन करवाया जाता है इसका। ठीक है, इसके आयोजन के द्वारा इसका जो आयोजन है वो किया जाता है। इसमें 6 चरण में आपको हर एक चरण याद रखना है और हर एक चरण से क्या किया गया है, प्रश्न बनाकर उसको पूछा गया आपको। ओके, अभिलेख, क्या क्या चीज़ें इन 6 चीज़ों में शामिल है। अभिलेख हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका कार्यवाही विवरण अवधि। कार्यवाही विवरण
और अवधि, इसमें से आपको प्रश्न बना के इन 6 चरणों में 3 चीज़ों को शामिल कर दिया। तो एजेंडा की घोषणा 1 माह, कम से कम 1 माह पहले की जाती है, ये सही है। ठीक है, स्थान, तिथि, समय और जिम्मेदार अधिकारी का नाम सुनिश्चित किया जाता है, ये आयोजन में आ जाता है आपका। सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार किया जाता है। ठीक है, और भी चीज़ें, अभिलेख, जैसे अभिलेख है आपका कम से कम हो पाए, है ना, हो सके तो जो पंचायत है उसमें 15 दिन पहले जो दस्तावेज है उसे क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। तो ये भी आपका, ये तीनों ही चीज़ है। ठीक है, ये बात, इसके अलावा अन्य जो पॉइंट है वो भी याद रखना है। कार्यवाही का विवरण दिया जाए और हर 6 माह में आपको क्या करना है, सोशल ऑडिट करवाना है। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो 3 बड़ी योजनाएं, कौन कौन सी 3 बड़ी योजना? इंदिरा आवास योजना, ठीक है, मनरेगा तो है ही, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इनमें सोशल ऑडिट करवाया जा रहा है। ठीक है, सोशल ऑडिट आपको याद रखना है कि एक विधिक अनिवार्य प्रक्रिया है। ओके, और बहुत सारी बातें हमने इस पे कर ली। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको कम से कम पढ़ना है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो इसमें शामिल नहीं है वो है सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत में उस दिन उपलब्ध रहे जिससे लोग उसे देख सके व पढ़ सके। ये तैयारी का पार्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, यहाँ पर मैं इतने कम टाइम पे एक टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे प्रश्न आए हैं और कैसे आपको उसको डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 में बैंकों के अग्रिम ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बैंक से रिलेटेड प्रश्न है उसे क्या किया गया, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट किया गया है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न है आपका। उस समय का जो आंसर है वो था आपका 10.15%। सबसे पहले आपको समझना है कि ये अग्रिम ऋण है वो क्या होता है। तो जो बैंक है उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न आपके जो क्षेत्र हैं, जैसे कृषि क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र हो गया आपका, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया, वहाँ ऋण बांटे जाते हैं ताकि जो छोटे उद्यमी हैं वो क्या कर पाए, अपना स्वरोजगार बना पाए। तो इसी संदर्भ में बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसे अग्रिम ऋण बोला जाता है। तो इसमें वृद्धि हुई थी 2015 की तुलना में 2016 में। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 10.15। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे, मतलब इस साल बोलने का मतलब आपको याद रखना है कि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे 2020-21। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि 9.02% की वृद्धि हुई है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रश्न है आपका, बीपीएल के हितग्राहियों के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य में कितने जिलों में RSETI ये योजना आपका मतलब ये इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। ठीक है, तो जो 2017 है उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर था वो क्या था आपका 27। ठीक है, तो बात कर लेते हैं किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, RSETI क्या होता है? रूरल सेल्फ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। 2008-9 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दूसरा प्रश्न यदि आपसे पूछा गया, अब वर्तमान में कितने जिलों में है छत्तीसगढ़ में, यदि आपसे पूछा गया तो आपको याद रखना है वर्तमान में जिले कितने हैं छत्तीसगढ़ में, 28। तो यदि अभी ये प्रश्न आ रहा है तो आपको इसका आंसर कितना लेके चलना है, 28। और इतनी बातें आपको क्या करना है, RSETI के बारे में याद रखना है। यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लक्ष्य के बारे में कि कितने लोग को, कितने बीपीएल हितग्राहियों को कौशल विकास की मतलब ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, ये कौशल विकास के लिए कि उनको छोटी मोटी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाए, जिस मतलब उनके कौशल में विकास किया जाए और वो जिससे अपना वो रोजगार पैदा कर सके। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्य है कि कितने लोगों को ट्रेनिंग देना है, कितने बीपीएल हितग्राहियों को ट्रेनिंग देना है, तो आपको याद रखना है 12,120। ये आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब हम कक्षा में जब पढ़ेंगे ग्रामीण विकास तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, किसी भी योजना से उसका क्या पृष्ठभूमि है, योजना कब प्रारंभ हुई, आपको कौन सी नई चीज़ें याद रखनी है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे जब हम ग्रामीण विकास को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है मैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसमें आपका डेट बताया गया है 2017 तक कितने खाते खोले जा चुके हैं। ये नया डेटा आपका आया था उस दौरान, तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये डेटा से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको ये वर्ड पकड़ना है वित्तीय समावेशन, मतलब इसमें क्या है कि जो धन है जो लोग जमा करके रखे रहते हैं उसे बैंकों तक लाना। ठीक है,
बैंकों तक लाना, ताकि अर्थव्यवस्था में जो धन है उसका क्रियान्वयन अच्छे से होता रहे, सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे। इसके लिए योजना क्या किया गया था, लाया गया था 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को एक योजना लेके आया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम था आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें आपका जो बैंक खाते खुलवाए गए, ठीक है, कम से कम एक परिवार से एक बैंक खाता खोलने की ये योजना थी। तो ये डाटा उस समय था आपका 1.22 करोड़, मतलब 2017 तक कितने खाते खुले जा चुके थे, 1.22 करोड़। वर्तमान में यदि आपसे पूछेगा तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 1.66 करोड़ खाते खुले जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा योजना। इसके अंतर्गत आपसे पूछा है कि जो शिशु ऋण योजना है में कितने ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है। तो सबसे पहले बात आपको याद रखना है, जो ये मुद्रा योजना है ये प्रारंभ हुआ था आपका 8 अप्रैल 2015, ठीक है। 2015 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। क्या था इसका उद्देश्य, तो आपको याद रखना है, इसमें ऋण प्रदाय योजना है। कैसी योजना है ये, ऋण प्रदाय योजना। इसमें 3 स्लॉट दिए गए हैं। कौन कौन से 3 स्लॉट आपको याद रखना है, एस के टी याद रख सकते हैं। शिशु है पहला, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। पहला शिशु के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किया जाएगा वो 50,000 तक किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक की ऋण दिया जाएगा। तो इसमें आपसे इस मुद्रा योजना के बारे में, शिशु ऋण योजना को पूछा है, तो क्या होगा इसका आंसर आपका 50,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत कितनी बाड़ी विकास परियोजनाएं चल रही है, ठीक है। आपकी एक निधि होती है मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास जनजातीय विकास निधि। उसके तहत क्या किया गया, बाड़ी विकास परियोजना उसको उसके अंतर्गत चलाई जा रही है। तो जो बाड़ी विकास जो परियोजना है वो क्या है, जो महिलाएं हैं या ग्रामीण महिलाएं जिनके पास जो भूखंड होती है वो छोटे होते हैं, ठीक है। जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके पास जो भूखंड होता है वो छोटा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े फसल के उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो उन क्षेत्रों पे साग सब्जी का उत्पादन करके वो क्या कर सकते हैं, अपने जो दिनचर्या है ना, या कुछ मात्रा में क्या कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो इस योजना के तहत इसे क्या किया गया था, लाया गया था। और आपको याद रखना है जनजातीय विकास निधि का उसमें क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो उस समय कितनी योजनाएं थी आपको याद रखना है, 77, ठीक है। बहुत बड़ी योजना नहीं थी। इसी योजना को बाद में किसमें जोड़ दिया गया, आपका नरवा गरवा खुरवा बाड़ी में। तो यही बाड़ी विकास कार्यक्रम है, ध्यान रखेंगे। बाड़ियों का क्या करना, आपका विकास करना, ताकि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको कुछ आमदनी की प्राप्ति हो जाए। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है, तो इसमें सीईओ जो होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं, वो क्या होते हैं, अपीली अधिकारी होते हैं प्रधानमंत्री आपके ग्राम सड़क योजना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न जो है, चलिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही नहीं है। पहला है जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होगी। सामान्यतः सभी जानकारी 30 दिन के भीतर दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। तो ऐसी कोई भी योजनाएं या कोई भी आपके कार्यक्रम जिसमें सरकार का अंश है, मतलब या तो पूरी तरीके से या तो आधी, वहां पर आपको अधिकार होता है कि आप क्या कर पाएं, उस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का आपको अधिकार होता है। और इस योजना के तहत, मतलब ये जो अधिकार है या जो अधिनियम है, इसके तहत आपको कुछ क्लॉज दिए हुए हैं कि कौन से चीज़ के लिए आपको कितने दिनों तक वो जो जानकारी है वो प्राप्त हो जानी चाहिए। तो यदि वो जीवन, किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आपको 48 घंटे के अंदर क्या हो जाना चाहिए, जानकारी उससे संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाना चाहिए। सामान्य जो चीज़ें हैं, मतलब जो जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, उसमें आपको 30 दिन के भीतर जानकारी मिलनी चाहिए। और किसी तीसरे पक्ष से हित जुड़ा, किसी तीसरे पक्ष का हित जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको 40 दिन की जानकारी मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो जब हम सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों को। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या है, सत्य है। मतलब जो सत्य नहीं है वो क्या है, आपका सी ऑप्शन। यदि सूचना केंद्रीय राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,
वाटर सेट प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें विकसित करने की उच्च प्राथमिकता दी गई है। ओके, तो वाटर सेट डेवलपमेंट या वाटर सेट मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे कि जो सबसे ज़्यादा उच्च प्राथमिकता दी गई है वो डिग्रेडेड, ठीक है, ये आपको समझ में ना आ रहा होगा तो डिग्रेडेड लैंड, अवक्रमित भूमि को डिग्रेडेड लैंड बोलते हैं। ओके, इसके लिए और वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि के लिए ये वाटर सेट मैनेजमेंट अपनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए एवं बी, मतलब सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका, देश में नई वाटर सेट परियोजना किस तिथि से क्रियान्वित की गई है। तो 2008, ओके, 1 अप्रैल 2008 से जो नई योजना है वो क्रियान्वित की गई आपका वाटर सेट परियोजना। लेकिन IWDP इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये किया गया 2009-10, ये फाइनेंशियल ईयर आपको याद रखना है। और यदि भी आपको 2010 सॉरी यदि इसमें आपको एग्जैक्ट मंथ पूछा तो आपको फरवरी 2009 याद रखना है, ठीक है, फरवरी 2009 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वाटर सेट समिति की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो वाटर सेट समिति से संबंधित कुछ बातें दी गई हैं, इसमें भी आपसे यही पूछा गया है कि नहीं है। तो जो ये वाटर सेट समिति होती है इसमें कम से कम 10 सदस्य होते हैं। ओके, और इस 10 सदस्यों में आपका आधे से जो अधिक है वो लिए जाते हैं आपका SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से, स्व सहायता समूह से आधे सदस्य होते हैं। बाकी जो सदस्य होते हैं उसमें ST मतलब अनुसूचित जनजाति, SC अनुसूचित जाति और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ओके, वाटर सेट समिति का पंजीयन अनिवार्य होता है, ये भी सही है। कम से कम 10 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। और वाटर सेट समिति का जो गठन है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, ये भी आपका सही है, ध्यान रखना है। जो नहीं है वो स्टेटमेंट सही है, वो क्या है आपका, ग्राम पंचायत के द्वारा वाटर सेट समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ऐसा नहीं है, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। नेक्स्ट है, वाटर सेट परियोजनाओं के चयन में किसी मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। पीने के पानी की अत्यधिक कमी, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अक्रमित भूमि की उपलब्धता, वाटर सेट भूमि के सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, आपसे फिर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना नहीं है। वाटर मैनेजमेंट का जो आपका मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वाटर को संरक्षित करना, ठीक है, किसी भूमि की जो सिंचाई है उसको बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, ठीक है। तो जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका, वाटर सेट परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है, इसमें 3 स्तर होते हैं, ठीक है। वाटर सेट परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने आपके स्तर होते हैं, तो 3। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है। तो यहाँ पे आपको मनरेगा से प्रश्न पूछा गया है। तो मैं बात करूँ थोड़ा सा मनरेगा के बारे में, तो ध्यान रखेंगे मनरेगा 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ, ठीक है। आपको डिटेल में डेट याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश की कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से मनरेगा की शुरुआत हुई। प्रारंभ में यदि बात करें तो कितने जिले थे आपके, 200 जिले, पूरे देश से 200 जिले, ये भी पूछा जाता है। और जो छत्तीसगढ़ है उससे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में जो मनरेगा है वो कितने जिलों में लागू हुआ। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में 11 जिलों में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2006 के बाद आपका 1 अप्रैल 2007। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मनरेगा से संबंधित, तो आपको याद रखना है, जो जिलों की संख्या बढ़ा दी गई, देश में 130 जिलों में फिर लागू किया गया मनरेगा को। जो बचे हुए 130 मतलब आगे 130 जिले थे उसमें, और छत्तीसगढ़ से 4 जिलों को सम्मिलित किया गया मनरेगा में। और अंत में 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2008 को क्या किया गया, पूरे देश में लागू हुआ, फिर नेक्स्ट आपका 2009, 2 अक्टूबर 2009 में इसका जो नाम है वो पहले नरेगा था। और आपसे प्रश्न यदि पूछा गया कि कब इसका नाम नरेगा से मनरेगा किया गया, मतलब महात्मा गांधी जो वर्ड है वो सामने जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2009। तो ये पूरे ईयर
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मनरेगा में, आपको पूरे ये 5 से 6 ईयर याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें से जो प्रश्न आया वो हम देखते हैं कि जो मातृत्व अवकाश है, मातृत्व अवकाश मतलब क्या है कि जो महिला यदि मनरेगा के तहत कार्य कर रही है तो उस महिला को गर्भावस्था के दौरान क्या किया जा सकता, मतलब किसका अधिकार होता है, तो मातृत्व अवकाश का अधिकार होता है। ठीक है, तो वो कब मिल सकता है उसे, या उसमें उसे भत्ता कब मिल सकता है, तो याद रखना है आपको, यदि उस महिला ने 1 साल में कम से कम 50 दिन काम किया है तो उसे 1 माह का भत्ता मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 वर्ष में कम से कम यदि उसने 50 दिन मजदूरी की है तो उसे 1 माह का जो भत्ता है राशि है वो दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु डैश तथा डैश के मध्य होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका 18 से लेकर 59 ईयर तक। क्या है ये योजना, तो ध्यान रखना है आपका 2 अक्टूबर 2007 को ये योजना लाई गई। कौन सी योजना है, तो बीमा योजना है, ध्यान रखना है। इस योजना के तहत जो आपके गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या किया गया, बीमा लाया गया। ठीक है, इसमें जो राशि है वो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है प्रतिवर्ष 200 रुपये। ठीक है, इसमें से दोनों का अंशदान होता है कितना रुपए, 100 रुपये। दुर्घटना बीमा योजना है, सामान्य मृत्यु में 30,000 रुपये तक और दुर्घटना में आपका 75,000 रुपीज़ तक की राशि मिलती है। ठीक है, इतनी बातें याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो है छत्तीसगढ़ में यदि आपसे पूछा गया कि ये कब लागू हुआ, तो 2007 में ये लागू नहीं होता, 2009 में ये लागू हुआ था। ये बात आपको ध्यान देना है, 1 फरवरी 2009। तो आम आदमी बीमा योजना यदि आपसे अलग से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा कि कब लागू हुआ, तो आपको याद रखना है 1 फरवरी 2009। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 से 59, इसके मध्य के आयु के लोगों के लिए आम आदमी बीमा योजना लाई गई। नेक्स्ट है आपका पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो मैं इसको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। देखिए, जो NRLM है ना, राष्ट्रीय रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, इसके तहत क्या किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया। सबसे पहले इसका मोटो समझ लीजिए। इसका मोटो ये है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो अपने घर के कामकाज निपटाने के बाद क्या रहती है, खाली रहती है, उस समय उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए, ताकि वो अपने खाली समय में कुछ इनकम भी क्या कर ले, प्राप्त कर ले। इसके तहत ये क्या लाया गया, NRLM लाया गया। इसमें क्या करती है, कुछ महिलाएं जो है 10 से 20 महिलाएं गाँव की, वो एक ग्रुप बना लेती हैं और उस ग्रुप की कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि वो कब अब सेल्फ हेल्प ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने क्लास में। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसके तहत इन्हें राशि कैसे मिलती है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है, जैसे साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, ओके, लेन देन। जब ये इन चीज़ों को फुलफिल कर लेता है तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, इन्हें प्रमोशन देने के लिए, ताकि अपने रोजगार को चालू कर पाए, कुछ राशियां देती है। उसमें से एक फंड जो सरकार के द्वारा दिया जाता है वो है आपका परिक्रामी निधि। इसी को ही क्या बोला जाता है, आपका रिवॉल्विंग फंड। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि रिवॉल्विंग फंड से कितना राशि दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 15,000 रुपये दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेते चलना है 15,000 रुपये। इसके अलावा और भी फंड है, ठीक है, जैसे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपका लाइवलीहुड फंड। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका इंदिरा आवास योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, सीधा आपसे प्रश्न पूछा गया योजना के बारे में, इंदिरा आवास योजना, इसमें भी ध्यान देना आपको क्या नहीं है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, क्या ये सही नहीं है। ठीक है, देखेंगे गृह निर्माण लागत को 75,000 से 1.25 लाख किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन उस साल विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, तो मैं इंदिरा आवास योजना के बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ आपको ईयर याद रखने हैं। ठीक है, तो 1985-86 में ये जो योजना है वो जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, एक जवाहर रोजगार योजना थी, उसकी उप योजना के रूप में आई थी। इसके बाद जब स्वतंत्र रूप से बात करें तो 1996 में ये स्वतंत्र रूप में आई और 2015-16 या बात करें 1 अप्रैल
2016 से इसका जो नाम है वो क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गृह निर्माण लागत को 75,000 से बदलकर 1.25 लाख किया गया। तो सबसे पहली बात तो 75,000 नहीं, मैदानी क्षेत्रों में आपका कितना रुपए, 70,000 रुपए दिया गया था। वर्तमान में कितना दिया जाता है, तो वर्तमान में 1.20 लाख दिया जाता है सामान्य क्षेत्रों पे, और आपका आदिवासी इलाकों में जो राशि 75,000 रुपए थी वो अब बढ़ा दी गई है 1.30 लाख। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और ऐड होंगी, जैसे आपका 1.20 में दो चीजें और ऐड होंगी। 12,000 रुपए राशि दी जाती है शौचालय के लिए, और 15,000 की राशि 15,030 रुपए के आसपास जो राशि दी जाती है वो मनरेगा के तहत दी जाती है। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो 1.47 लाख है ना, मतलब 1,47,000 रुपए दिया जाता है सामान्य क्षेत्रों पे, और 1.58 लाख दिया जाता है आपका आईएपी जिलों या आदिवासी क्षेत्रों में। आईएपी जिले मतलब आदिवासी, मतलब इंटीग्रेटेड आपका एक्शन प्लान है। इसके तहत जो सरकार जो बैकवर्ड जिले हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है ना, आईएपी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उन्हें, 60 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसे चूज किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो राशि है या अमाउंट है उसके लिए मतलब अलग योजना है, बढ़ा कर दी जाती है। ओके, ध्यान रखेंगे। और आईएपी डिस्ट्रिक्ट में यदि आपसे पूछा गया छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कितने जिले, तो 4 जिले आपको याद रखना है। कौन कौन सा है, नारायणपुर, बीजापुर, ओके, और दंतेवाड़ा और सुकमा, ये 4 जिले आपको आईएपी जिलों में याद रखने हैं। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो शायद आपको हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको या डाटा देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, इनसे प्रश्न बन रहे हैं और आपको इतनी चीज़ें डिटेल में याद करना है। ये चीज़ें जब वहाँ पे आपको एक साथ याद होंगी तभी इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को आपको क्या कर पाएंगे, आप डील कर पाएंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न आपको डील करना है तो उसके लिए इतना डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था, आप पढ़ के देखेंगे तो समझ में आएगा कि 2 आपके ऑप्शन हैं जो क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, मतलब एक ऑप्शन नहीं, एक आंसर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपका मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक की कार्य की मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होता है। देखिए मनरेगा क्या है, कि अधिनियम है, एक एक्ट है। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जो यदि मनरेगा के तहत किसी व्यक्ति को, बेरोजगार व्यक्ति को कार्य यदि नहीं मिल रहा है और वो उसका अधिकार है, कानूनी अधिकार है रोजगार प्राप्त करना, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मतलब उसे कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 15 दिन के भीतर यदि उसे मनरेगा के तहत कार्य नहीं मिलता है तब उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कितना मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे यदि 30 दिन तक आप मतलब कार्य नहीं मिलता तब तक 30 दिन तक उसे 1/4 जितनी राशि है मनरेगा के तहत जितनी राशि प्राप्त होती है एक दिन में उसका 1/4 मिलता रहेगा। और 30 दिन के बाद भी यदि उसे बेरोजगारी भत्ता या मनरेगा के तहत काम नहीं मिला तो उसे आधी राशि दी जाएगी। बोलने का मतलब ये है, अभी वर्तमान में ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनरेगा के तहत मजदूरी दर कितनी है, तो आपको याद रखना है 204 रुपये। बोलने का मतलब ये है कि 1/4 मतलब 204 का आप डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो आपको बेरोजगारी जो भत्ता है वो कितना प्राप्त होगा 30 दिनों तक, 51 रुपीज़, और इसका आधा मतलब 102 रुपये 30 दिनों के बाद भी यदि मनरेगा के तहत कार्य नहीं मिला तो, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो जो मनरेगा है उसके तहत 100 दिनों का रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और सूखा और आदिवासी क्षेत्रों में, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार 1 साल में दिया जाता है। अब जो राज्य सरकार है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है, और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यदि आपसे पूछा गया तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 50 दिन का क्या किया गया है, रोजगार ऐड किया। और इसका जो पेमेंट है वो कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार इसका खर्चा वहन करेगी। बोलने का मतलब है कि सामान्य क्षेत्रों में अब 150 दिन का है छत्तीसगढ़ में, और सूखाग्रस्त व आदिवासी क्षेत्रों में 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, तो एक परिवार को 200 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है, ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या होता है। देखिए जो संघवाद की जो भूमिका होती है ना, मतलब संघवाद मतलब जो किसी भी योजना में राज्य और केंद्र दोनों का क्या होता है, योगदान होता है किसी भी योजना को क्या करने के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि वित्तीय अंशदान मतलब कितना प्रतिशत उस योजना का
राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो आपको याद रखना है ये रेशियो है 60:40, मतलब 40% जो है वो राज्य सरकार NRLM में देती है, ठीक है, उस जितना टोटल वित्त होता है उसका। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है। तो मैंने आपको बताई था जो 1.47 है उसमें टोटल मैंने किया था तो 1.2, ठीक है, गृह निर्माण के लिए 12,000 आपका शौचालय के लिए और 15,000 मनरेगा के तहत वहाँ काम करने के लिए दिए जाते हैं उसी घर में। तो आंसर हो जाएगा आपका 12,000, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था परिक्रामी निधि, रिवॉल्विंग फंड, उसके बाद आपको मैंने एक और बताया कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, है ना, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये जो फंड है वो कौन सा है, मतलब यही सामुदायिक निवेश कोष। इसके तहत जो राशि है वो दी जाती है स्व सहायता समूह को 60,000 से 75,000, है ना, 60,000 से 75,000 तक की राशि दी जाती है। तो इसमें आपको लेके चलना है 60,000, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिया गया वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस इसका आंसर लिया गया, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ, तो सबसे पहले आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। कहाँ कहाँ इसके तहत, इस योजना के तहत जो सड़क निर्माण होगा उसके लिए कंडीशन दी गई है। तो सामान्य क्षेत्र, ठीक है, यहाँ यदि आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाना है तो सामान्य क्षेत्र में क्या कंडीशन है, आदिवासी क्षेत्रों में क्या कंडीशन है और नक्सली क्षेत्रों में क्या कंडीशन है। तो सामान्य ऐसे क्षेत्र जहां की जनसंख्या कम से कम 500 लोग बसे हों, है ना, 500 लोग से अधिक। आदिवासी ऐसे क्षेत्र जहां 250 लोग से अधिक हो, और नक्सली क्षेत्र में 100 से 250 लोग रहते हो, आबादी वाला जो क्षेत्र हो, वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़क है उसका निर्माण किया जा सकते हैं। तो ये कंडीशन है, इसको आपको याद करते हुए चलना है। इसके अलावा इसमें क्या प्राथमिकताएं दी जाएंगी, क्या प्रायोरिटी लेवल रहेगा, ये भी दिया गया है। तो हम उसको क्या करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कम से कम 100 लोग बसावट वाले हों, कम से कम 250 या कम से कम 500 लोग। तो 500 वाला नहीं आएगा आपका, कम से कम क्या होगा आपका 100 लोग तो होने ही चाहिए। तो 100 से 250 ऊपर भी चलेंगे लेकिन कम से कम 100 आपके होने चाहिए, ठीक है। तभी ऐसे नक्सली क्षेत्रों में आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना आया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब चालू हुआ ये, तो आपको याद रखना है 23 अप्रैल 2011। उसके बाद एक योजना आई मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना, मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना, ये आया आपका 9 अप्रैल 2012। तो इसी योजना के तहत आपका रिलेट करके पूछा गया। इसमें से आपके सिलेबस में मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना दिया हुआ है लेकिन मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना नहीं दिया। ये इसी से इंटरलेट है, इसलिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। तो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण करना आवश्यक है, इसमें बोला गया है कि जो सड़क है वो होगी, उसका जो निर्माण किया जाएगा वो कम से कम 200 से 500 मीटर का होगा, ठीक है। जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई जो होगी वो 6 मीटर की होगी, लेकिन जो चौड़ाई जो 6 मीटर की होगी उसमें से कंक्रीट रोड 4 मीटर का होगा। मतलब ये चौड़ाई उसकी जो 4 मीटर की होगी कंक्रीट रोड की, ईंटों से एक खरंजा का निर्माण किया जाएगा 0.5 मीटर दोनों साइड, मतलब एक मीटर और बढ़ गया, और 0.5 मीटर का दोनों साइड वी आकार की नाली बनाई जाएगी, ठीक है। ये आप उसमें भी जो कंडीशंस है उसको हम पढ़ेंगे। तो उसी कंडीशंस को आपको मिला के प्रश्न बनाया गया है। तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। ये जो दिया गया है कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी होगी, 6 मीटर चौड़ी होगी, ओके, बीच में 4 मीटर चौड़ी कंक्रीट सड़क होगी, ये भी सही है, और कम से कम एक तरफ नाली निर्माण ये आवश्यक है। ये बाकी चीज़ें हो ना हो, ये कंडीशंस फुलफिल हो ना हो, लेकिन आपको नाली बनाना आवश्यक है यदि आपका मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना से के तहत रोड बन रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है।
ये भी एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें इस योजना में आपको याद रखना है कि 9 मई 2015 को ये योजना प्रारंभ हुई। इसमें प्रतिवर्ष 330 रुपये, ठीक है, प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि दी जाती है और दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। और ये जो योजना है वो आपको याद रखना है जो 18 वर्ष से लेके 50 वर्ष की आयु तक के लोगों के लिए लाई गई थी दुर्घटना बीमा योजना। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये फिर आपको बताना है। तो 18 से 50 वर्ष की आयु के लिए ये स्टेटमेंट सही है। न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपये लिखा है, मतलब ये आपका नहीं है सही, मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो 330 रुपये है। नेक्स्ट है आपका बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 2 लाख की राशि मिलेगी, उपयुक्त में से कौन सा नहीं। तो आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, जो न्यूनतम जो राशि है प्रतिवर्ष वो 300 रुपये नहीं 330 रुपये है। योजना प्रारंभ हुई थी 9 मई 2015। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या लगभग इस समय डाटा आया था, तो आपको याद रखना है 7600। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको राशि पूछी गई है, वित्तीय अनुदान पूछा गया, तो आपको याद रखना है ये जो है 75-25 है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में मैं बात करूं तो 1999 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। इसमें भी स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले कार्य किए गए थे। बाद में इसी योजना को बंद करके एनआरएलएम को लाया गया। ठीक है, तो आपसे यदि पूछेगा कि एनआरएलएम को किस योजना के जगह लाया गया है, किस स्थान पर लाया गया है, तो आपको याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की जो अवधि है वो क्या है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सोशल ऑडिट कराया जाता है वो कितने दिन में कराया जाना आवश्यक है। तो मैंने आपको जो तैयारी वाला जो पोर्शन था है ना सोशल ऑडिट का, उसमें मैंने बताया था कि 6 माह में एक बार कम से कम सोशल ऑडिट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह। ठीक है, इसके बहुत सारे चरण भी होते हैं, 3 चरणों में लगभग किया जाता है। कोई भी कार्य प्रारंभ हो रहा है उस समय, ठीक है, कार्य के मध्य में सोशल ऑडिट किया जाता है और कार्य के अंत में। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि जो सोशल ऑडिट है वो कितने चरण में किया जाता है, तो 3 चरण में किया जाता है। कुछ ऐसी योजना है जैसे मनरेगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें 11 चरण में लगभग किया जाता है। ठीक है, जैसे परिवारों का पंजीयन करना, जॉब का कार्ड दिलाना, उसके बाद है ना हर एक में लोगों को मिला कि नहीं, जैसे परिवारों का पंजीयन हुआ कि नहीं उसका सोशल ऑडिट हो जाएगा, जॉब कार्ड मिला कि नहीं उसका सोशल ऑडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ योजनाओं में जैसे मनरेगा हो गया उसमें आपका सोशल ऑडिट बहुत ज़्यादा उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है 3 सामाजिक अंकेक्षण दल, ठीक है, निदेशालय के द्वारा जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक भेजा जाता है उसको, और आपका ग्राम सभा, ये तीनों को ही क्या किया गया है, सोशल ऑडिट का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे, तो इसका आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है आपका सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। जो बैठक बुलाई जाती है सोशल ऑडिट के लिए, उसमें कोई भी जो पंचायत अधिकारी है, ठीक है, या उस योजना के तहत कार्य किया हुआ अधिकारी अध्यक्ष नहीं होता, ध्यान रखेंगे। मतलब पंचायत का कोई भी अधिकारी यानी सरपंच नहीं होगा। ठीक है, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव ये भी नहीं होगा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया दोस्तों, आज का जो पेपर मतलब आज का जो हमारा जो मुख्य विषय था वो ये था कि हम सिलेबस को ध्यान से समझें। ठीक है, चाहे आपका कोई भी पार्ट हो, और उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसके आधार पर तैयारी करें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।